अब हम चलते हैं संघ पोरीफेरा के वर्गीकरण की ओर। और वर्गीकरण के लिए ये यहाँ पर एक बनाया हुआ है सिनेप्टो क्लासिफिकेशन, आप इस पे गौर कीजिए। तो पोरीफेरा के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? इनके स्पिक्यूल्स, इनके स्पिक्यूल्स अर्थात इनकी कंटिकाएं। संघ पोरीफेरा में कंटिकाएं या स्केलेटन वह महत्वपूर्ण लक्षण है जो इनके वर्गीकरण का मुख्य आधार बनता है। और इसके जो प्रकार हैं उसमें कंटिकाएं कैल्शियम की भी हो सकती हैं, साइलिशियस भी हो सकती हैं और स्पॉन्जिन फाइबर्स भी हो सकते हैं। है समझ? तो कैलकेरिया की कंटिकाएं, साइलिशिया की कंटिकाएं और स्पॉन्जिन के फाइबर्स, है ना। अब इनके जो स्पिक्यूल्स होते हैं उनका शेप भी अलग अलग होता है। ये आगे हम जैसे पढ़ते जाएंगे मैं आपको वहाँ समझाती हूँ। तो पहली क्लास है इसकी कैलकेरिया, ठीक है। इन्हें कैल्सी स्पॉन्जेस भी कहते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे संघ पोरीफेरा क्लास कैलकेरिया। दूसरी क्लास है इसकी हेक्साएक्टिनलिडा। तीसरी क्लास है इसकी डेमोस्पॉन्जिया, या इन्हें डेमोस्पॉन्जेस भी कहते हैं, है ना। ये हेक्साएक्टिनलिड्स या हेक्साएक्टिनलिडा, आप यहाँ ऐसा हटाकर ए लिख दीजिए। तो यह भी इसका एक तरीका है। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि संघ पोरीफेरा की कितनी क्लासेस हुई? 3 क्लासेस। कैलकेरिया एक, कैलकेरिया दूसरी, हेक्साएक्टिनलिडा तीसरी, डेमोस्पॉन्जिया। अब पहले हम कैलकेरिया को लेते हैं, ठीक है ना। तो कैलकेरिया जो है इसमें कैलकेरिया का मेन कैरेक्टर क्या हुआ कि इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके अंदर स्पिक्यूल मोनो एक्टिनेट प्रकार के हो सकते हैं, इसमें टेट्राएक्टिन प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात एक अक्षी, त्रिअक्षी, चतुष्अक्षी, ठीक है। षट अक्षी तक भी मिलते हैं, मगर वो कैलकेरिया में नहीं है। कैलकेरिया में क्या है? कैलकेरिया क्लास के अंदर जो स्पिक्यूल्स हैं उनका आकार, है ना, एक अक्षी भी हो सकता है और त्रिअक्षी भी हो सकता है। ये तो आकार को लेकर। और किस मटेरियल के बने हैं? तो वो बने होते हैं कैलकेरियस। हाँ, अब ठीक है। तो ये इसका पहले हम चल रहे हैं कैलकेरिया पर। यह शब्द भी अगर हम इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति देखें तो कैल्स और कैल्शियम, दैट मीन कैलकेरिया, है ना। अब इसके जो स्केलेटन हैं उसके स्पिक्यूल गौर कीजिए। मैंने अभी आपसे बताया था ये मोनो एक्सोनिक हो सकते हैं, ये टेट्रा हो सकते हैं, ये ट्राई हो सकते हैं, ठीक है। अब ये भी किस प्रकार के जीव हैं? ये भी एकल या निवही हो सकते हैं। इनके शरीर का आकार नालवत भी हो सकता है और फूलदान के समान भी हो सकता है। इनके अंदर कैनाल सिस्टम एस्केनॉइड, साइकेनॉइड या ल्यूकेनॉइड प्रकार का हो सकता है। इन स्पॉन्जेस के कलर सामान्यतः डिम या डल कलर्स होते हैं। इनका आकार लगभग, मैं सिर्फ कैलकेरियस की बात कर रही हूँ, ठीक है। इनका आकार लगभग 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अब ये कैसे पानी में पाए जाएंगे? ये उथले पानी में पाए जाएंगे। इस आकार को लेकर
ये सामान्यतः उथले पानी के जीव हैं। इसका उदाहरण है ल्यूकोसोनेलिया और साइकॉन, है ना, जिन्हें हम साइफा कहते हैं। तो इससे पहले कि हम इसे पुनः यहाँ पर इस प्रकार विभाजित करें, हम चलते हैं इस चित्र पर। यह आपने देखा, यह है ल्यूकोसोनेलिया। फिर आपने देखा होगा साइकॉन, जिसे हम साइफा भी कहते हैं। इसमें इस प्रकार, अभी मैंने यहाँ छिद्रित अवस्था स्पष्ट नहीं की है ना, छिद्र तो ये यहाँ होंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ पर, और इसमें फिर इस प्रकार आपने देखा होगा ये बर्ड्स भी पाई जाती है ना। ये यहाँ पर रहा, इसमें इस प्रकार का कॉलर पाया जाता है। या जो ऑस्क्यूलम है उसमें एक अक्षीय कंटिकाओं से इस तरह का एक क्राउन जैसी संरचना बन जाती है। इसमें मध्य में यहाँ पर अगर हम देखें तो एक छिद्र पाया जाता है, यह छिद्र, ठीक है। इस छिद्र को हम कहेंगे ऑस्क्यूलम। और इसके अतिरिक्त शरीर पर अन्य जगह भी कई छिद्र पाए जाते हैं। वजह कि ये क्या है, पोरीफेरा है, इसलिए पोरीफेरा का शरीर छिद्रित होता है। ये रहा। फिर पोरीफेरा जो है, हम अभी पढ़ रहे हैं कैल्केरियस। तो कैल्केरियस का पहला कैरेक्टर हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये एकल और निवही हो सकते हैं। इनमें अलैंगिक जनन, कलिकत भवन या बडिंग के द्वारा पाया जाता है। इनके शरीर से बाहर जल निकलने के लिए जो संरचना है वो है ऑस्क्यूलम, अन्य के प्रकार ही। और इसी ऑस्क्यूलम के चारों ओर, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ, इसके चारों ओर इस तरह से एक अक्षीय कंटिकाओं का एक कोरोना या मुकुट होता है। ये तो यह भी इसका लक्षण हुआ कि ये कंटिकाएं कैसी होंगी, मोनोएक्सोनिक। और शरीर पर क्या है, ये सब ओस्टिया। ये अपने आधार पर, यह इनका यहाँ क्या है, सबस्ट्रेटम। यह अपने आधार पर जिस संरचना से अटैच्ड होते हैं वह कहलाती है इनकी बेसल प्लेट। तो कैल्केरिया के जितने मेंबर्स हैं वे कहाँ पाए जाते हैं, वे समुद्र में पाए जाते हैं। एक बार फिर हम देखते हैं क्लास कैल्केरिया। कैल्केरिया का मुख्य लक्षण कि ये, इसकी जो कंटिकाएं हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, ठीक है। इनका आकार मोनोएक्सोनिक, टेट्राएक्सोनिक या ट्राइरेडिटिंग व्यू में हो सकता है। ये एकल और निवही रूप में मिल सकते हैं। शरीर का आकार नलिकावत या फूलदान के आकार का हो सकता है। ये अधिकांश मैरीन हैबिटाट में पाए जाते हैं। अब इनको पुनः दो भागों में बांटते हैं, एक होमोसिला और दूसरा हेट्रोसिला। आप फिर यहाँ पर गौर कीजिए, जिनकी स्पॉन्जोसिल सामान्य होती है और कोहेनोसाइट्स द्वारा लाइंड होती है ना, ठीक है। इसका कारण क्या हुआ कि इनके आंतरिक सतह पर वलन या फोल्ड नहीं पाए जाते,
इसलिए सील एक स्पष्ट रूप में है होमोसिला। एग्जाम्पल ल्यूकोसोनेलिया। दूसरी वाली क्या है, बॉडी वॉल थिक होती है और फोल्डेड होती है। इसमें फोल्डेड नहीं थी, यहाँ बॉडी वॉल फोल्डेड होती है। वहाँ पर पूरी स्पॉन्जोसील कोहेनोसाइट से अस्तरित हो गई। यहाँ पर क्या हुआ कि आप समझिए, ये इस तरह से, ये बाह्य, ये आंतरिक, ये जो इसकी स्पॉन्जोसील है ये कंप्लीट है ना। इसमें यहीं पर हमें क्या मिलेंगे, इसमें यहाँ पे हमें मिलेंगी कोहेनोसाइट। ठीक है, तो इसकी कोहेनोसाइट ये रही, ये यहाँ पर होंगी। तो पूरी की पूरी जो स्पॉन्जो, ये आपको पता होगा, ये रही इसकी स्पॉन्जोसील, है ना। अभी हम सिर्फ स्पॉन्जोसील और कोहेनोसाइट के लिए इसको यहाँ देख रहे हैं। यहाँ से इस तरह छिद्रित होते हुए वो ओस्टिया, स्पॉन्जोस, और ये रही पूरी की पूरी यहाँ पर कोहेनोडर्म। तो चूंकि ये सरल प्रकार के हैं, इसलिए इनकी स्पॉन्जोसील आस्तरित होती है कोहेनोसाइट से। तो यहाँ हमें कोहेनोडर्म एक सततता में मिलेगी। इसका एग्जाम्पल ल्यूकोसोनेलिया, है ना। ये देखें आप, ये जो ग्रुप है यहाँ पर, ये एनिमल, ये किसका चित्र है, ये ल्यूकोसोनेलिया। ल्यूकोसोनेलिया में ये सिंपल, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखो, ये सिंपल इस प्रकार सिलेंड्रिकल जीव है ये सभी। ये सब सिलेंड्रिकल है ना, अर्थात सरलतम। इनके ऊपर की ओर आपको ये छिद्र दिखाई दे रहा होगा, ये इनका ऑस्क्यूलम, यह इनका ऑस्क्यूलम, है ना। ये सभी एक हॉरिजेंटल ट्यूब, जिसे हम स्टोलन कहते हैं, या आप गौर कीजिए, यहाँ मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये इसके माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं, और यह है इनका आधार जिस पर कि ये अटैच्ड होते हैं। तो इस प्रकार ये सरलतम प्रकार के हैं, सरलतम प्रकार के हैं। इस कारण इनकी स्पॉन्जोसिल एक सततता बताती है, जिसकी ये आंतरिक सतह में कहीं कोई फोल्ड या वलन नहीं पाया जाता, और इसका एग्जाम्पल हुआ ल्यूकोसोनेलिया। अब हम चले हेट्रोसिला की ओर। ठीक है, तो अगर हम हेट्रोसिला को देखें, हेट्रोसिला, है ना। अब अगर इसका चित्र बनाना हो हमें, तो देखिए, इसकी सिलोम मैं आपको बता रही हूँ। यहीं पे बता देती हूँ, देखिए, इसी प्रकार ये इसके बारे में अगर हम देखें, तो यहाँ पर है ना, मैंने एक साइड का ही बनाया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें अभी यहाँ पर मेन देखना है, ये बीच में क्या है, ये पूरी की पूरी यह संरचना, एक साइड की बॉडी वॉल बनाई है मैंने, ठीक है। यह है इसकी स्पॉन्जोसिल, है ना। यह अंदर की पूरी, ये रही इसकी स्पॉन्जोसिल। तो स्पॉन्जोसिल जो है उसको गौर कीजिए, ये स्पॉन्जोसिल के आंतरिक सतह। अब आप इस तरह गौर कीजिएगा, ये फोल्ड है ना। फोल्ड बनने से क्या हुआ, जो कोहेनोसाइट यहाँ पर थी वो कहाँ चली गई, वो इस प्रकार इन फोल्डेड चैम्बर्स में चली जाएंगी, है ना, ये यहाँ पर। तो अब अगर हम इसको इस तरह देखें, यहाँ पर हमें दिखाई देगी कोहेनोसाइट्स,
कहाँ पर? ये वाली हुई इसकी, ये देख पा रहे हैं आप? ये इसकी रेडियल कैनाल, और दो रेडियल कैनाल के बीच में ये वाला जो ओस्टिया से जल आएगा, तो वो हुई यहाँ पर इंटर कैनाल, इन दो के बीच की, जिन्हें हम कहते हैं इनकरेंट कैनाल, और ये दो रेडियल कैनाल। तो अब कोहेनोसाइट्स जो हैं वो फोल्ड की वजह से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? इन कैनाल्स के अंदर, है ना। तो हेट्रो मतलब विषम। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसकी सिलोम में कई तरह की ये वलन के कारण रेडियल कैनाल बनती हैं, और इसलिए हम इसको कहते हैं हेट्रोसिला, है ना। तो इस लक्षण को आप गौर करें, ठीक है। हाँ, इस लक्षण पे आप विशेष ध्यान दें। बॉडी वॉल थिक हो गई तो ये बॉडी वॉल थिक हो गई, ठीक है। फिर इसमें फोल्ड हो गए तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये इसके फोल्ड्स हैं। इसलिए कोहेनोसाइट्स जो हैं वो कहाँ चली गई? वो रेडियल कैनाल में चली गई। तो मैं ये जो डार्क कर रही हूँ ये रेडियल कैनाल्स हैं। और इस चित्र में भी मैंने आपको बताया कि अगर हम रेडियल कैनाल का आंतरिक स्वरूप देखें तो वहाँ हमें कोहेनोसाइट्स मिलेंगी। यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है, इसीलिए मैंने इस बात को रिपीट किया है 2-3 बार। और इसलिए इनकी जो स्पॉन्जोसिल होती है वो सामान्यतः फ्लैटेंड एंडोडर्मल सेल्स के द्वारा आश्रित होती है, जो सामान्यतः क्या होती हैं? इंटरनल पिनेकोडर्म या पिनेकोसाइट्स। इसका एग्जाम्पल है साइफा, है ना। तो ये वाली चीज, अब ये स्पष्ट? चलिए, दूसरी क्लास है हेक्साएक्टिनलिडा। हेक्साएक्टिनलिडा को हाइलोस्पॉन्जिया भी कहते हैं, ठीक है। इनको यहाँ पर हाइलोस्पॉन्जिया भी कहते हैं। उसकी वजह क्योंकि ये ग्रीक वर्ड हाइलोस के मायने ग्लास। अब इसके जो स्पिक्यूल्स हैं वो मुख्यतः किसके बने होते हैं? साइलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं। ये ट्राइएक्सोनिक होते हैं, जिन पर 6 अक्ष पर हमें क्या दिखाई देती हैं? कंटिकाएं। मीन्स ये देखिएगा, है ना। इनकी कंटिकाएं इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 षट अरीय हो सकती हैं। मेन चीज आपको जो ध्यान देना है, इनकी कंटिकाएं सिलिका की बनी हो सकती हैं और उनका शेप इस प्रकार से षट अरी, है ना, हेक्साएक्टिनलिड क्लियर होता है। इसलिए इस क्लास का नाम क्या रहा? इसलिए इस क्लास का नाम रहा हेक्साएक्टिनलिडा। और केमिकल जो यहाँ है वो है सिलिका। इनमें इपिडर्मिस या इपिथेलियम उस तरह से दिखाई नहीं देती, है ना। बाकी के लक्षण उधर हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इसके एग्जाम्पल्स में आता है यूप्लेक्टेला, है ना। इसको भी हम कई भागों में या मुख्यतः 2 भागों में बांट रहे हैं यहाँ पर। एक हेक्सा, ये देखिए, एक हेक्सास्टिरोफोरा और दूसरा है एम्फीडिस्कोफोरा, ठीक है। एक एम्फीडिस्कोफोरा और पहले वाला जो था वो था हेक्सास्टिरोफोरा,
है ना। यहाँ पर हेक्सा और एम्फीडिस्कोफोरा, तो जो हेक्सास्टीरोफोर्स हैं उसके अंदर कंटिकाएं ये इस प्रकार की हुई, वही जो मैंने ऊपर भी बनाई। यहाँ आपको गौर करना है हेक्सा, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, और ये हुई हेक्सा। बाकी हम उधर पढ़ ही चुके हैं कि ये सिलिका की बनी होती हैं। अब ये शेप होने के कारण ये स्टार लाइक दिखाई देती हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला, और दूसरा जो है एम्फीडिस्कोफोरा। एम्फीडिस्कोफोरा की जो स्पिक्यूल है वह एम्फीडिस्क इस तरह की संरचना लिए हुए रहती है ना, एम्फीडिस्क। तो ये हो गया एम्फीडिस्कोफोरा। इसमें हेक्सास्टर्स नहीं है, ये अपने रूट टफ्ट की सहायता से अपने आधार पर अटैच्ड होते हैं। एग्जाम्पल हाइलोनीमा। तो ये हुआ इसका दूसरी क्लास। अब हम चलते हैं तीसरी क्लास, जो है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया भी ग्रीक वर्ड से मिलके बना। डेमोस मीन्स फ्रेम एंड स्पॉन्जोस मतलब स्पॉन्जेस। ये अधिकांशतः मैरीन होते हैं। इनकी कुछ स्वरूप फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं या ब्रैकिश वाटर में भी मिलते हैं। इनका जो बॉडी कलरेशन है वो जनरली ब्रिलियंट कलरेशन को हमें उसमें दिखाई देता है। अर्थात आपको ध्यान हो, कैलकेरिया में हमने कहा था कि मोस्टली डल कलर के, और यहाँ पे जो कलरेशन है ब्रिलियंट कलर का लगभग हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसकी वजह कि इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स या पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जो एमीबोसाइट्स में होते हैं। इनका स्केलेटन, अब हम बात कर रहे हैं डेमोस्पोंजिया। तो आप ध्यान दें, पहले वाले में कैल्शियम का था, दूसरे वाले में सिलिका का है। अब यहाँ पर जो इनका स्केलेटन है या स्पिक्यूल्स हैं वो किसकी होंगी? वो साइलिशियस होंगी या प्लस ये बनी होती हैं स्पॉन्जीन फाइबर की, है ना। तो ये चीज़ आपको इस तरह से ध्यान रखनी है कि पहली क्लास कैलकेरिया, दूसरी क्लास हेक्साएक्टिनलिडा, लेकिन उनका केमिकल सिलिका जनरली, और थर्ड क्लास जो है डेमोस्पोंजिया, उनके अंदर सिलिका का एंडोस्केलेटन होता है स्पिक्यूल्स के रूप में, और स्पॉन्जिन फाइबर्स भी पाए जाते हैं, है ना। बाकी ये इनके सभी अन्य कैरेक्टर। अब ये इनका जो कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकेनॉइड प्रकार का होगा, है ना। और इसके जो लार्वल स्टेज है उसमें कई बार हमें रेगॉन लार्वा भी दिखता है। एक्चुअली क्या है, हम कहते हैं कि रेगॉन प्रकार का होता है, ल्यूकेनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, जो लार्वल स्टेज रेगॉन टाइप से विकसित होता है। जब मैं आपको कैनाल सिस्टम बताऊंगी वापस से इसको वहाँ पर मैं डिटेल में लूँगी। अभी हम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही लेते हैं। और अब चूँकि इनके अंदर ल्यूकेनॉइड प्रकार का हो गया, तो इनके जो चैम्बर्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है।
इनकी कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं जो इनको ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर सहयोग करते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमुला लार्वा इनकी लाइफ साइकिल में जनरली देखने को मिलता है। अब डेमोस्पोंजिया को हमने पुनः कुछ सब क्लासेस में बांटा। वो है पहली सब क्लास है टेट्राएक्टिनेलिडा। टेट्राएक्टिनेलिडा पे आप ध्यान दें, टेट्रा मीन्स 4, है ना। तो अभी पूर्व में ही मैंने आपको बताया कि डेमोस्पोंजिया के जो एंडोस्केलेटन है वो सिलिका या स्पॉन्जिन का बना होता है। तो ये जो यहाँ पर टेट्राएक्टिनेलिडा वाले हैं, इनका जो स्केलेटन है वो साइलिशियस स्पिक्यूल का होता है और उन स्पिक्यूल के शेप के आधार पर टेट्रा चतुष्षी के कारण हम इसे टेट्राएक्टिनेलिडा कहते हैं। एग्जाम्पल ऑस्करेला और प्लेकाइना। दूसरी सब क्लास है मोनोएक्सिनिडा। पहली थी टेट्राएक्टिनेलिडा, अब मोनोएक्सिनिडा। अर्थात यहाँ पर भी जो इनका स्पिक्यूल है वो किससे बना है, वो साइलिशियस होगा, लेकिन वो मोनोएक्सोनिक होगा। क्लियर। इसका एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, मैंने आपको पूर्व में भी बताया। स्पॉन्जिला एक ऐसा पोरीफेरा है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, या इसे सामान्यतः फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर क्लियर। अब तीसरी क्लास है इसकी, जिसे हम कह रहे हैं केराटोसा। क्लास नहीं, सॉरी, सब क्लास, है ना। डेमोस्पोंजिया को हमने 3 सब क्लासेस में बांटा। एक थी टेट्राएक्टिनेलिडा, दूसरी थी मोनोएक्सोनिडा और तीसरी है केराटोसा। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि इसका स्केलेटन जो है वो साइलिशियस या स्पॉन्जिन का हो सकता है। किसका? डेमोस्पोंजिया का। फिर पहली वाली जो 2 सब क्लासेस थी वो साइलिशियस स्पिक्यूल की थी, और यह जो क्लास है ना, इसमें मुख्यतः साइलिशियस स्पिक्यूल्स नहीं है। तो इसमें है क्या जो आपको देखना है? तो आप याद रखिए कि इसमें स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं। हाँ, तो इसका मुख्य कैरेक्टर क्या हुआ कि इसमें स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं। अभी पहले वालों में स्पॉन्जिन फाइबर इस तरह से नहीं आए, वो मोनो एक्सिनिलिडा और टेट्राएक्टिनेलिडा थी, है ना। अर्थात दोनों में स्पिक्यूल्स साइलिशियस थे और उनके शेप के मुताबिक उनके नाम हैं, और यहाँ पर स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो यूस्पोंजिया, जिसे सामान्यतः बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। आपके प्रैक्टिकल में भी ये सारे मैंने मेनली उन चीज़ों को हाईलाइट किया है या ऐड करने की कोशिश की है एग्जाम्पल में जो आपके प्रैक्टिकल में भी हैं। तो यूस्पोंजिया, जिसे बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है, यह हुआ संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण। तो संघ पोरीफेरा के वर्गीकरण को हम इस चार्ट के माध्यम से समराइज कर देते हैं। पोरीफेरा को किसने देखा, कब देखा, क्या कहा, ये सब मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ। जॉन एलिस ने इसके प्राणी होने की पुष्टि की और रॉबर्ट ग्रांट ने इसका नाम क्या रखा? पोरीफेरा। इसके लक्षणों के लिए यह वाला चित्र, जिसका वर्णन मैं पूर्व में कर चुकी हूँ, आप उसे रिकॉल कीजिए। और इसके वर्गीकरण को एट ए ग्लांस देखने के लिए पोरीफेरा को 3 क्लासेस में बांटा। ठीक है, यहाँ ध्यान दें, 3 क्लासेस। एक
कैल्केरिया, दूसरी हेक्साक्टिनलिडा और तीसरी डेमोस्पॉन्जिया। कैल्केरिया अपनी स्पॉन्जोसील के आधार पर पुनः दो भागों में बटे, एक होमोसिला, दूसरा हेट्रोसिला। एग्जाम्पल इन सबके यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देखिए। और हेक्साक्टिनलिडा जिसका कि अंतःकंकाल की कंटिकाएं साइलिशियस मटेरियल की हैं, यूजुअली ग्लॉसी होती हैं, और इनकी स्पिक्यूल्स के शेप के आधार पर दो भागों में बांटा, एक हेक्सास्टेरोफोरा और दूसरा एम्फिडिस्कोफोरा। एक का एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला, दूसरे का एग्जाम्पल हाइलोनीमा। फिर अब डेमोस्पॉन्जिया को हमने 3 सब क्लासेस में बांटा है, ठीक है। इनको हमने यहाँ पे 3 सब क्लासेस में बांटा है। ये हैं टेट्राएक्टिनलिडा, मोनोएक्टिनलिडा और केराटोसा। टेट्रा और मोनो दोनों में जो स्पिक्यूल्स हैं वो साइलिशियस हैं। एक ये 4 रेड है इसलिए टेट्रा हो गया, एक मोनोएक्सोनिक है इसलिए मोनोएक्टिन हो गया, और केराटोसा जो है इस सब क्लास के अंदर क्या है, इसमें स्पॉन्जीन फाइबर्स का एंडोस्केलेटन होता है। इसका एग्जाम्पल यूस्पॉन्जिया। इस प्रकार संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण इसके मुख्य लक्षण सहित यहाँ खत्म होता है। और बीच में मैंने आपको कुछ बताए थे कि इनकी बॉडी कैविटी किस तरह से मॉडिफाइड होती है। तो ये सिंपलेस्ट प्रकार अर्थात एस्कॉन टाइप है ना का कैनाल सिस्टम, ये कैनाल सिस्टम साइकॉन प्रकार। आप गौर कीजिए, जब मैं वहाँ आपको होमोसिला और हेट्रोसिला पढ़ा रही थी तब इस प्रकार की स्पॉन्जोसिल का भी वहाँ पे वर्णन आया था कि एक बॉडी वॉल मोटी हो जाती, यहाँ पे एकदम सरलतम है एस्कॉन है ना, जो होमोसिला में मिलती है। यहाँ पर क्या है, ये इनकी बॉडी आप देख रहे हैं इस प्रकार ये यहाँ पर बलित होती सी है। और इसके बाकी लक्षण हम देख चुके हैं। ल्यूकॉन में जाएं तो वापस से और ज़्यादा थिकनेस बढ़ गई, और इस बॉडी वॉल की थिकनेस के कारण इसमें यहाँ पर बीच बीच में हमें ये कुछ चैम्बर्स भी दिखाई देते हैं, जिन्हें सामान्यतः कई बार लक्षणों में लिख दिया जाता है कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर। बेसिकली इन चैम्बर्स में कोहेनोसाइट्स सीमित हो जाते हैं। पहले कोहेनोसाइट्स जो थे वो यहाँ पर थे, फिर कोहेनोसाइट्स इन रेडियल कैनाल में गए, अब कोहेनोसाइट्स इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स तक सीमित हो जाते हैं, और उसकी वजह होता है इसकी बॉडी वॉल का विकास। इसमें कुछ सामान्य लाक्षणिक विशेषताएं जो मैं आपको पूर्व के भी चित्र में बता चुकी हूँ इसमें, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही ये खत्म होता है संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण। धन्यवाद।